हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आज हम पढ़ते हैं भारत की स्थिति, यानी कि भारत की अब स्थिति और भारत का विस्तार आज हम लोग पढ़ेंगे। बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और सब बच्चे आज की क्लास को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। भारत की अवस्थिति विषुवत रेखा के उत्तर में 8 डिग्री 4 सेकंड से 37 डिग्री 6 सेकंड उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 सेकंड से 97 डिग्री 25 सेकंड पूर्वी देशांतर के मध्य विस्तृत है। और भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पूर्व साइड में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। भारत का जो क्षेत्रफल है, जो हमारे पूरे भारत का क्षेत्रफल है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में हमारा संपूर्ण जो भारत जो है वो फैला हुआ है। और संपूर्ण भारत जो हमारा फैला हुआ है, जिसमें भारत विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वें तथा जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। लेकिन अब 2023 के आंकड़े जो है, 2023 के शुरू में आंकड़े जो आए हैं, उसमें बताया गया है कि जो भारत है वो जनसंख्या की दृष्टि में अब पहले स्थान पर आ गया। पूरे विश्व में भारत जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान पर अब पहुंच चुका है। फिर भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई लगभग 3214 किलोमीटर एवं पूर्व से पश्चिम तक लंबाई 2933 किलोमीटर है। 2933 किलोमीटर है ये जो है लंबाई पूर्व से पश्चिम की ओर। और उत्तर से दक्षिण की जो इसकी लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर। भारत के पश्चिम में 68 डिग्री 7 सेकंड देशांतर रेखा और पूर्व में 97 डिग्री 25 सेकंड देशांतर रेखा के मध्य तक 30 डिग्री देशांतर रेखा का विस्तार है। और पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती हुई पृथ्वी पर कुल 360 देशांतर रेखाएं हैं। और पृथ्वी की 360 डिग्री घूमने से 24 घंटे यानी कि 1440 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, 24 घंटे पृथ्वी जो घूमती है, 360 डिग्री जो पृथ्वी घूम रही है उसको 24 घंटे लगते हैं पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक जगह। क्योंकि दो क्रियाएं होती है, एक तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, एक पृथ्वी का अपने अक्ष के चारों ओर घूमना। तो जो पृथ्वी है उसका जो 24 घंटे में जो चक्कर लगा रही है वो जो है 24 घंटे में चक्कर लगा रही है, उसमें 1440 मिनट का समय लग रहा है उसको घूमने में। पृथ्वी 4 मिनट में 1 डिग्री देशांतर रेखा को पार करती है। इसलिए भारत के पश्चिमी छोर से पूर्वी छोर तक घूमने में पृथ्वी को लगभग 120 मिनट का समय लगता है। जब पृथ्वी घूम रही है तो 1 डिग्री जो देशांतर घूम रही है पृथ्वी, वो 1 डिग्री देशांतर जब घूमती है तो 4 मिनट का समय लगता है। लेकिन क्योंकि हमारे भारत के अंदर 2 घंटे का अंतर है, यानी कि 2 घंटे का अंतर है, तो 2 घंटे के अंतर में उसको 120 मिनट, 2 घंटे के अंतर में अगर यहाँ पे 4 मिनट की बात करते हैं हम लोग, तो 4 मिनट में 1 डिग्री घूम रहा है तो 120 मिनट होगी। तो 120 मिनट को यदि हम भाग देंगे 4 से, तो 4 से हम 120 मिनट को भाग हम दे रहे हैं तो 4 तिया 12, यानी कि 30 डिग्री। तो 30 डिग्री अक्षांश हमारी जो पृथ्वी घूम रही है उसको घूमने में 2 घंटे का समय लग रहा है। 30 डिग्री अक्षांश को घूमने में 2 घंटे का यहाँ पे समय लग रहा है। विश्व में अधिक देशांतरीय विस्तार वाले देशों में मध्य की देशांतर रेखा को मानक समय रेखा मान लिया गया है। इसका मतलब क्या है, जब विश्व का जो टाइम निर्धारित किया गया था तो पूरे विश्व से एक लाइन गुजारी गई जिसको ग्रीनविच, जो लंदन की ग्रीनविच से होकर गई है, उसको एक निर्धारित रेखा मान ली गई है। हमारे पूरे विश्व का जो टाइम है ग्रीनविच लंदन से लिया गया है, वही एक निर्धारित हमारी रेखा है
जो हम उसको आगे अब देखते हैं। वहां जो समय होगा उसे ही पूरे देश का मानक समय स्वीकार कर लिया जाता है। भारत में इस समस्या का समाधान करने के लिए 82.5 देशांतर रेखा को भारत के मानक समय IST के निर्धारण हेतु मानक यामांतर के रूप में स्वीकार किया गया है। इस प्रकार 82.5 यामांतर रेखा पर जो समय होगा वही पूरे देश का समय माना जाएगा। यानी कि 82.5 जो देशांतर यामांतर है ये हमारे इलाहाबाद के लंदन से लिया गया है समय। जो इलाहाबाद में नैनी, इलाहाबाद के अंदर नैनी जो जगह है वहां से एक रेखा गुजर कर गई, जो रेखा गुजर कर गई है जो 82.5 देशांतर है। तो पूरे भारत का समय हमारे वहां से निर्धारित किया गया है, क्योंकि हमारे भारत के अंदर लगभग 2 घंटे का अंतर है। यदि हम बात करें कि एक आदमी हमारा अरुणाचल प्रदेश में खड़ा हुआ है और दूसरा आदमी हमारा एक आदमी हमारा अरुणाचल प्रदेश में है और दूसरा हमारा आदमी गुजरात में है, तो हम क्या देखते हैं, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश के अंदर 2 घंटे का अंतर है। 2 घंटे का क्या है, सीधा सीधा अंतर है। तो इस 2 घंटे के अंतर को खत्म करने के लिए एक बीच से लाइन गुजारी गई जो 82.5 देशांतर रेखा है। अंतर्राष्ट्रीय मानक समय जो रेखा है वो 0 डिग्री देशांतर लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से होकर गुजरती है। जो पूरे विश्व की रेखा है, जो टाइम का निर्धारण करती है कि कोई देश 5 घंटे आगे है, कोई देश 5 घंटे पीछे है, या कोई 2 घंटे आगे है। तो वो जो रेखा निर्धारित की गई है वो लंदन से होकर गुजरी है, जिसको 0 डिग्री देशांतर हम कहते हैं। तो यदि समय की बात आती है तो समय जो लिया जाता है किसी भी देश का वो देशांतर से ही समय की हमेशा मेजरमेंट किया जाता है यहाँ पे। तो अब हम बात करते हैं, अगला हमारा जो पॉइंट है ये वाला, 0 डिग्री देशांतर से लेकर 82.5 पूर्वी देशांतर के मध्य 5 घंटे 30 मिनट का समय अंतराल है। क्योंकि भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए भारतीय मानक समय 82.5 पूर्वी देशांतर ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे या 5 घंटे 30 मिनट आगे है। अर्थात यदि भारत में शाम के 5:30 बज रहे हैं तो लंदन में दिन के कितने बज रहे होंगे, तो तब लंदन में दिन के 12 बज रहे होंगे। यदि हमारे भारत के अंदर शाम के 5:30 बजे हुए हैं तो लंदन में कितने बजे हुए हैं, लंदन में 12 बजेंगे। तब लंदन में कितने बजेंगे, लंदन में तब 12 बजेंगे। ऐसा तो इसे हम कह सकते हैं कि हमारा जो भारत है वो लंदन से, हमारे जो भारत का टाइम है वो लंदन के टाइम से 5.5 घंटे आगे है। हमारे भारत का जो टाइम है वो लंदन के टाइम से 5.5 घंटे आगे हमारे भारत का टाइम है। और भारत मानक समय रेखा, भारत के 5 राज्य हैं। जो मानक समय रेखा है भारत के 5 राज्य से होकर गुजरती है। वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर ये लाइन गुजरती है। यदि हम बात करें, अगर यदि हम भारत को यदि हम उत्तर से लेकर और दक्षिण की साइड में देख रहे हैं, जब भी हम किताब पढ़ें तो अपने पास स्कूल एटलस रखें। नक्शा, जब भी हम कोई नक्शे से संबंधित क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमें अपने पास स्कूल एटलस की किताब जरूर रखनी है, जिससे हमारा साथ के साथ मैप में देख के पढ़ेंगे तो बड़ा अच्छा होगा। माइंड के अंदर हमारा फिक्स वो निर्धारित बैठ जाएगा अच्छी तरह। तो उत्तर से लेकर दक्षिण की जो हम भारत की अवस्थिति को देखते हैं तो उससे हमारा जो ग्रीनविच लाइन गुजरती है, जिसके माध्यम से समय का निर्धारण हमारा होगा, वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर वो हमारी गुजरती है। 23.5 उत्तरी अक्षांश रेखा या कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। 23.5 जो कर्क रेखा है वो भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। इसके कारण यह संपूर्ण देश को प्राय 2 कटिबंधों
दक्षिण में उष्णकटिबंधीय एवं उत्तर में उपोष्णकटिबंधीय में विभाजित करती है। जो कर्क रेखा है वो भारत के मध्य से होकर गुजरती है। 23.5 जो कर्क रेखा है, जब आप अपना नक्शा लेकर पढ़ोगे तो आपको दिखाई देगा कि 23.5 कर्क रेखा है भारत के मध्य से होकर वो बीचों बीच से गुजरती है। और जो हमारी दक्षिण साइड का जो लाइन है, दक्षिण साइड का जो एरिया भारत का बचा हुआ है, उसको उष्णकटिबंधीय तथा उत्तर की साइड का जो बचा है उसको उपोष्णकटिबंधीय में विभाजित किया गया है। जैसे पश्चिम बंगाल तथा त्रिपुरा के मध्य, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के मध्य कर्क रेखा बांग्लादेश से होकर गुजरती है। अब नक्शा आप रखोगे तो आपकी समझ में बहुत बेहतर आएगा। बांग्लादेश तथा त्रिपुरा के मध्य जो कर्क रेखा बांग्लादेश से होकर गुजरती है। भारत में कर्क रेखा की जो सर्वाधिक लंबाई है वो मध्य प्रदेश राज्य में है। जो कर्क रेखा की लंबाई है भारत के अंदर, वो सबसे अधिक मध्य प्रदेश के अंदर सबसे अधिक लंबाई है। और जो सबसे न्यूनतम लंबाई है वो राजस्थान के अंदर है। जो कर्क रेखा भारत को 2 हिस्सों में बांट के निकल रही है, उसको डिवाइडेशन 2 हिस्सों में कर रही है, वो राजस्थान में कम से कम है और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक उसकी लंबाई है। कर्क रेखा देश के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो पश्चिम से पूर्व तक इस प्रकार है। जो हमारी कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजर रही है और उसकी जो स्थिति है वो पश्चिम से पूर्व की ओर किस प्रकार है। वो सबसे पहले जो गुजरेगी कहाँ से गुजर रही है, वो सबसे पहले गुजरात है, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड और फिर हमारा पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और फिर है हमारा मिजोरम। तो ये पेपर की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोग जब भी नक्शे से संबंधित कोई भी आपको पढ़ना हो तो सबसे पहले आप स्कूल एटलस अपने पास रखोगे। इससे जब भी आप कुछ भी चीज़ नक्शे से संबंधित पढ़ोगे तो वो आपके स्थायी रूप से आपकी मेमोरी में बैठ जाएगा और जिससे आपको भूलने की संभावना वो जो 0% रहेगी। भारत की तटीय सीमा की कुल लंबाई 6100 किलोमीटर है, किंतु मध्य मुख्य भूमि तथा द्वीपों की लंबाई में से इसमें जोड़कर कुल किलोमीटर लंबाई जो है 6 किलोमीटर लगभग जो है इसके अंदर हमारा लगभग जो है वो है 7517 किलोमीटर हो जाती है। और भारत की स्थलीय सीमा की कुल जो लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा और तटीय सीमा से क्या मतलब है? स्थलीय सीमा और तटीय सीमा हम देखते हैं। यदि आपके पास नक्शा है तो नक्शा अगर आप लोग उठाकर देखेंगे तो उसमें देखते हैं तटीय सीमा से मतलब क्या है। जैसे कि अब हम इधर चले गए गुजरात लगा हुआ है इधर गुजरात लगा हुआ है इधर अरब सागर, फिर उसके नीचे चलते हैं कर्नाटक, केरल, फिर आंध्र प्रदेश। इसको बोलते हैं तटीय सीमा। जो जहाँ पानी से जो टच लाइन है वो तटीय सीमा है। और जो स्थलीय सीमा है जो किसी भी देश की सीमाओं से लगी हुई है, जहाँ पानी नहीं है, उसको हम स्थलीय सीमा कहते हैं। तो भारत की जो स्थलीय सीमा की जो लंबाई लगभग है वो 15,200 किलोमीटर है और जबकि तटीय सीमा की जो लंबाई है वो 6100 किलोमीटर की लगभग है। भारत के 9 राज्य जिसमें कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा शामिल है और तथा 5 केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी और लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादर नगर हवेली, दमन द्वीप की सीमाएं समुद्र सीमा से लगी हुई है। तो ये जो समुद्री सीमाओं से समुद्र से जो सीमा लगी हुई है, भारत देश की समुद्र की सीमा जो लगी हुई है वो लगभग यहाँ पर 6100 किलोमीटर है। इनका अगर योग करते हैं हम तो 6100 किलोमीटर यहाँ पर हमें नजर आएगी। भारतीय प्रायद्वीप का दक्षिणी हिस्सा त्रिभुजाकार है, जो कि दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में हिंद महासागर से घिरा हुआ है। इसके अतिरिक्त भारतीय प्रायद्वीप के चारों ओर के कुछ अन्य संकरी पहाड़ियां, क्रीक और चैनल विद्यमान है। यानी कि जो कहीं क्रीक का मतलब दलदली, कुछ संकरी को छोटी है, को डेल्टा बना रही है, डेल्टाओं के बीच में जगह रहेगी है तो वो थोड़ा वहाँ दलदल हो गई,
तो जो क्रिक बोलते हैं वो दलदल स्थान को वहाँ पर अधिकतम क्रिक बोला जाता है। कुछ चैनल है, जैसे कि कहीं द्वीप है और भारत देश बसा हुआ और भारत देश का दूसरा द्वीप है, तो उसके बीच की जो जगह बची है उसको चैनल के नाम से जाना जाता है। गुजरात के दक्षिण में स्थित संक्रे समुद्र को खंबात की खाड़ी, गुजरात के पश्चिम में स्थित संक्रे समुद्र को कच्छ की खाड़ी तथा भारत व श्रीलंका के मध्य स्थित संक्रे समुद्र को जो संक्रे समुद्र को, जैसे कि भारत व श्रीलंका के जो मध्य है संक्रे समुद्र को मन्नार की खाड़ी के नाम से जाना जाएगा। जब आप नक्शा उठाओगे तो उसमें देखते हैं, जब हमारा भारत दक्षिण साइड में भारत है और श्रीलंका है, तो उनके जो बीच की जो खाड़ी है, जो उनके बीच के समुद्र का जो रास्ता वहाँ बना हुआ है, उसको मन्नार की खाड़ी बोलते हैं, है ना। और जो पश्चिम बंगाल जैसे गुजरात है, गुजरात का जो कच्छ है, कच्छ जो एरिया है वो कच्छ की खाड़ी है वहाँ पे। और जैसे कि संकरी एरिया को खंबात, जो कुछ दक्षिण साइड में गुजरात के दक्षिण साइड में जो खंबात की खाड़ी, जो बहुत संकीर्ण एरिया है, जो छोटा एरिया है, उसको खंबात के नाम से वहाँ पे जाना जाता है। फिर है दो द्वीपों के मध्य स्थित संकरे समुद्र को चैनल कहते हैं। ये दो द्वीप हैं, यदि हम दो द्वीपों की बात करें तो उनको चैनल के नाम से उनको जाना जाता है। दो द्वीप है, जैसे कि ये हो गया हमारा एक कोई छोटा द्वीप और ये हो गया हमारा कोई दूसरा द्वीप। जैसे कि ये हमारा एक कोई छोटा द्वीप है और ये दूसरा द्वीप है। इनके बीच से यदि हमारा समुद्र गुजर रहा है या समुद्र में इसमें निकलने आने जाने का कोई रास्ता है, तो इसको जो हम बोलेंगे, इसको चैनल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये बहुत ही छोटा रास्ता है। जैसे कि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर टाइप का ये हमारा रास्ता है, तो जिसके कारण इसको हम संकीर्ण होने के कारण या संकरा रास्ता होने के कारण इसको चैनल के नाम से जाना जाता है। भारत के आसपास स्थित चैनलों के नाम अक्षांश रेखाओं के नाम पर किया गया है। उदाहरण के लिए मालदीव व मिनिकोय के मध्य 8 डिग्री चैनल, उसके उत्तर में मिनिकोय व लक्षद्वीप के मध्य 9 डिग्री चैनल है। अब 9 डिग्री क्या हुआ, हमारा चैनल है। जैसे लिटिल अंडमान व निकोबार के मध्य 10 डिग्री चैनल स्थित है। तो जैसे कि मैंने अभी बताया, दो द्वीपों के बीच में जो जगह बची हुई है, लेकिन वहां से समुद्र निकल के गया हुआ है, तो वो हमारा क्या हो गया, उसको हम चैनल के नाम से हम उसको जानते हैं। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य जो है वो गुजरात है, तथा आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु क्रम से दूसरी व तीसरी सबसे लंबी तटरेखा वाले राज्य हैं। तो जिसकी सबसे ज़्यादा लंबी जो समुद्र से तटरेखा है, वो सबसे ज़्यादा लंबी तटरेखा समुद्र से है गुजरात की। दूसरे नंबर पर बात करें तो वो है आंध्र प्रदेश की, और तीसरे नंबर है हमारा तमिलनाडु का। भारत की सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य जो है गुजरात है, जिसकी सीमा समुद्र से जो सबसे कम जो टच है वो गुजरात है, जिसकी सीमा समुद्र से बहुत कम लगी हुई, वो हमारा हुआ गुजरात। भारतीय प्रायद्वीप का दक्षिणतम भी जो बिंदु है कन्याकुमारी है। जो दक्षिण का बिंदु है हमारा वो कन्याकुमारी। यदि हम भारत का नक्शा देखते हैं तो भारत के नक्शे में दक्षिण साइड में जब नीचे चले जाएंगे, जहां हमारा श्रीलंका है, तो श्रीलंका के जो नीचे चले जाएंगे हम देखते हैं कि वो सबसे जो दक्षिणतम बिंदु है हमारा कन्याकुमारी है। किंतु भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है ग्रेट निकोबार में स्थित इंदिरा पॉइंट है। अगर हम भारत प्रायद्वीप की बात करते हैं, यहाँ देखो क्वेश्चन लिखा प्रायद्वीप की, यदि हम भारत प्रायद्वीप की बात करते हैं, प्रायद्वीप हम किसको बोलते हैं, जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ उसको प्रायद्वीप बोलते हैं। यहाँ केवल तट रेखा के टच की बात है, यानी कि यहाँ पे स्थल की बात की जा रही है। जो प्रायद्वीप चारों तरफ समुद्र से घिरा है वो प्रायद्वीप है। तो प्रायद्वीप का जो भाग है वो कन्याकुमारी है नी, कन्याकुमारी। लेकिन भारत का जो दक्षिणतम बिंदु बात करें, क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है हमारे भारत में भी है और भारत में फैला हुआ है, तो उसके अंदर है इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट को यदि बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन आता है कि भारत का दक्षिणतम का बिंदु जो कौन सा है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा, तो निशान लगाएंगे हम इंदिरा पॉइंट पर। लेकिन यदि प्रायद्वीप भारत का दक्षिणतम बिंदु की बात की जाती है तो उसको हम कहेंगे कन्याकुमारी। भारत का उत्तरतम बिंदु इंदिरा कोल, जम्मू और कश्मीर। उत्तर की बात करें हैं, यदि हम उत्तर नक्शा ले हैं, हमारे पास नक्शा है,
और उत्तर की हम बात करें तो इंदिरा पॉइंट जो जम्मू कश्मीर में स्थित है वो हमारा उत्तरतम पॉइंट है। और सबसे पश्चिम जो बिंदु है वो गुहार गुहार मोता गुजरात के अंदर, गुहार मोता है गुजरात के अंदर, ये पश्चिम की बात कर रहे हैं तो गुजरात के अंदर गुहार मोता है। जबकि सबसे पूर्वी बिंदु जो है, अगर पूर्व की बात करें तो पूर्वी बिंदु है किबूथू जो अरुणाचल प्रदेश में है। किबूथू जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। और जबकि गुजरात के अंदर जो हमारा पश्चिमतम बिंदु है वो गुहा मोता है। और जैसे कि प्रायद्वीप भारत का की बात करें तो कन्याकुमारी है। और पूरे भारत के दक्षिणतम बिंदु की बात करेंगे तो वो हमारा इंदिरा पॉइंट है। तो शायद स्टूडेंटों के ये मेरे द्वारा बताई गई जो बात है वो शायद समझ में आ गई होगी। तो यदि आपके पास नक्शा होगा तो बहुत अच्छा आपको मन लगेगा पढ़ाई में। ये हमारा भारत का नक्शा है और अपने पास भी आप भारत का अपने पास नक्शा रखोगे जिससे आपकी जो आप पढ़ रहे हो वो अच्छी तरह आपके मेमोरी में घुसे या स्थायी रूप से आपके दिमाग में ये चीज जमा हो जाए। भारत की स्थलीय जो सीमाएं हैं 21 देशों, उत्तर में चीन से, सॉरी, भारत की स्थलीय जो सीमाएं हैं वो 7 देशों से लगी हुई है। भारत की स्थलीय सीमा जो 7 देशों से लगी है, उत्तर में चीन से तथा नेपाल, उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश एवं म्यांमार तथा उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती है। हमारी स्थल सीमा की बात करें, हम स्थल सीमा की बात कर रहे हैं। स्थल सीमा का मतलब क्या है? जो हमारा धरातल है, जो स्थल है, ना कि तटीय रेखा की बात कर रहे हैं। जो स्थल है वो 7 देशों से लगा हुआ है, पाकिस्तान एवं बांग्लादेश को छोड़कर, क्योंकि इनके साथ समुद्र की सीमाएं कृत्रिम एवं मानवीय निर्मित भी है। अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान एवं म्यांमार के साथ भारत की प्राकृतिक सीमाएं हैं, है ना, प्राकृतिक सीमाएं भी हैं। तो अगर हम स्थल सीमा की बात करें तो वो हमारे 7 देश है स्थलीय सीमा के। एक हमारा छोटा सा नोट्स है, बहुत महत्वपूर्ण नोट्स है ये हमारा नोट्स कह रहा है कि 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर राज्य से अलग होकर एक नया केंद्र शासित राज्य लद्दाख बनाया गया है, जिसकी सीमाएं चीन, अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान से लगी हुई है। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि यदि हमारी जम्मू कश्मीर के लद्दाख की बात आती है, जो लद्दाख नया केंद्र शासित प्रदेश बना है, जिसका जो प्रशासन है वो राष्ट्रपति के हाथों में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन होता है। तो उसकी जो सीमाएं लगी हुई है वो हमारी चीन और अफगानिस्तान और पाकिस्तान से उसकी लगी हुई है। अब हम बात करते हैं कि पड़ोसी देश के जो सीमा हैं वो कौन कौन से सीमा हैं, फिर उनका नाम क्या है, तो वो हम देखते हैं। भारत तथा पड़ोसी देश के मध्य जो सीमाएं हैं वो हमारी कौन सी, उसके बारे में जानकारी की। जैसे हमारी है डूरंड रेखा। डूरंड रेखा है वर्तमान में पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के मध्य स्थित सीमा रेखा है। जो डूरंड रेखा है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य स्थित है। जो डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है। आज़ादी से पूर्व जब देश का विभाजन नहीं हुआ था तथा ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान की सीमा रेखा को, ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान की सीमा रेखा को ड्यूरंड रेखा कहते थे। बात समझने की कोशिश करनी है हम लोगों को। जब हमारे भारत का डिवाइडेशन नहीं हुआ था, पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था तब ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान की जो सीमा थी उसको ड्यूरंड रेखा कहते थे तब उसको। फिर हमारी मैकमोहन रेखा, चीन एवं अरुणाचल प्रदेश। चीन एवं अरुणाचल प्रदेश हमारा भारत का हिस्सा है और चीन दूसरा देश हमारा हुआ। अरुणाचल प्रदेश और चीन के साथ जो सीमा बनती है उसे मैकमोहन रेखा कहते हैं। इसका जो निर्धारण हुआ था 1914 ईस्वी में हेनरी मैकमोहन ने शिमला समझौते के दौरान इसका निर्धारण किया। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है एसएससी में कि मैकमोहन रेखा, या एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मैकमोहन रेखा का जो निर्धारण हुआ था वो कौन से समझौते के तहत हुआ था। तो मैकमोहन रेखा का जो निर्धारण हुआ था वो शिमला समझौते के तहत किया गया था। पूरे भारत और चीन के साथ लगने वाले रेखा को मैकमोहन रेखा नहीं कहते हैं। एक
ये नोट है, यानी कि भारत और चीन के साथ लगने वाली रेखा को मैकमोहन रेखा नहीं कहते हैं, पूरे भारत की बात करी जा रही है। भारत के चीन यहाँ पे केवल अफगानिस्तान सॉरी अरुणाचल प्रदेश और चीन के साथ जो रेखा मिली उसको मैकमोहन रेखा कहते हैं। लेकिन यहाँ ये भी कहा गया है, क्योंकि ये छुपे हुए बिंदु होते हैं जो पूर्ण रूप से नहीं समझाए जाते, तो यहाँ पे जो चीन के साथ भारत की जो सीमा रेखा लगी है वो कुछ हिस्सों तक है, जिसको मैकमोहन रेखा कहते हैं केवल। फिर आई हमारी रेड क्लिफ लाइन। भारत और पाकिस्तान की सीमा उत्तर दक्षिण की ओर है, इसे रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। भारत और पाकिस्तान के जो मध्य जो रेखा है उसको रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। जो रेड क्लिफ लाइन का निर्धारण जो किया था वो सर रेड क्लिफ ने 15 अगस्त 1947 ईस्वी को एवं पाकिस्तान के मध्य किया था। यानी कि 15 अगस्त जब हमारा देश आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947 में जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ, तब भारत और पाकिस्तान के मध्य जो रेखा का निर्धारण किया गया था उसी रेखा को रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। और फिर है हमारा भारत के पड़ोसी देशों की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य। जो हमारे पड़ोसी देश की जो सीमा को स्पर्श करते हैं वो भारत के राज्य कौन सा, जैसे हमारा पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान से कौन कौन से राज्य की सीमा लगी हुई है? जम्मू और कश्मीर की, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान एवं गुजरात। लगभग हमारे 5 राज्य हैं। ये 5 राज्य हैं और जिनकी सीमा पाकिस्तान से लगी हुई है। ये हमारे 5 राज्य जिनकी सीमा पाकिस्तान से लगी हुई है। बड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये संख्या आती है पेपरों में। और फिर है हमारी चीन की जो सीमा है कितने राज्य से लगभग लगी है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश, और ये हमारा है अरुणाचल प्रदेश। तो हमारे कितने हो गए? 7। ये हो गया हमारे 7 राज्य। 7 राज्यों की जो सीमा है वो हमारी चीन से लगी हुई है। और म्यांमार देश की बात करते हैं। म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो म्यांमार से 4 राज्यों की, हमारे भारत के 4 राज्यों की सीमा म्यांमार से लगी हुई है। बांग्लादेश की यदि हम बात करें तो बांग्लादेश से हमारे कितने राज्यों की सीमा लगी हुई है? बांग्लादेश से हमारे राज्यों लगे मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल। तो ये हमारे हो गए लगभग 5 राज्य। तो 5 राज्य की सीमा जो है बांग्लादेश से लगी हुई है। और जो नेपाल है, नेपाल से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। तो नेपाल से 4 राज्यों की सीमा हमारी लगी हुई है। 4 राज्यों की सीमा क्या हुआ है? वो हमारी लगी हुई है। भूटान की बात करें तो भूटान से सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। यानी कि हमारे यहाँ भी 4 राज्य भूटान से जुड़े हुए हैं। यानी कि 4 राज्य भूटान जुड़े हुए का मतलब है जो उससे टच होके गए हैं भूटान देश से। फिर भारत के पड़ोसी देशों से घिरे हुए भारत के राज्य, जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनसे घिरे हुए भारत के जो राज्य हैं, जैसे कि हमारा सिक्किम है। सिक्किम नेपाल से घिरा हुआ है, चीन से घिरा हुआ है, भूटान से घिरा हुआ है। तो ये हो गया हमारे 3, जो सिक्किम है हमारे 3 देशों से, भारत का ये एक राज्य है जो 3 देशों से मिला हुआ है। और सिक्किम जो है, साथ के साथ बताते चलें, जो सिक्किम है वो जैविक खाद से कृषि करने वाला हमारे भारत का पहला राज्य बन चुका है। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और फिर पश्चिम बंगाल की जो सीमा लगी हुई है नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से इसकी सीमा जो है वो लगी हुई है। फिर है लद्दाख। अब हम लद्दाख की बात करें तो लद्दाख की जो सीमा लगी हुई है वो चीन से, अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान से। यानी कि इसकी भी लद्दाख की भी 3 देशों से, हमारे जो लद्दाख है उसकी भी 3 देशों से सीमा लगी हुई है। अफगानिस्तान की सीमा मात्र जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को स्पर्श करती है, जो कि अब भारत सरकार द्वारा जारी नए मानचित्र में केवल लद्दाख राज्य को स्पर्श करती है। वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये याद रखने वाला फैक्ट है कि हमारे भारत के अंदर 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इससे पूर्व भारत में 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। 5 अगस्त
5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा समाप्त करके उसे 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, जिसमें जम्मू और कश्मीर को दिल्ली के समान विधानसभा सहित केंद्र शासित राज्य का दर्जा दिया गया है, और एक नया राज्य केंद्र शासित राज्य है लद्दाख जम्मू और कश्मीर से अलग करके बनाया गया है। ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश 31 अक्टूबर 2019 में पूरी तरह से अस्तित्व में आ गए। इस प्रकार भारत में कुल 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। बड़े महत्वपूर्ण सवाल है। तो भारत के अंदर 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यदि बात आ जाती है उनकी तारीख की, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा तेलंगाना है, जो भारत का एक स्टेट है तेलंगाना हमारा, जो है वो 2 जून 2014 में एक नया राज्य बनाया गया था। लेकिन हमारा जो लद्दाख और ये बना जम्मू कश्मीर, वो बनाया गया 31 अक्टूबर 2019 में। ये इसका अलग राज्य ये बना देंगे केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली की तरह, जिसमें जो प्रशासन करता है वो, जिसका सीधे प्रशासन जो होता है वो राष्ट्रपति के हाथ में होता है। पूरी तरह से अस्तित्व में आ गई। इस प्रकार भारत में कुल 28 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत के राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 सबसे बड़े राज्य हैं। जो क्षेत्रफल की दृष्टि की बात कीजिए तो 5 सबसे बड़े क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य हैं। पहला है हमारा राजस्थान, क्षेत्रफल की बात करी गई है ना कि जनसंख्या की बात। पहला राज्य है राजस्थान, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है हमारा महाराष्ट्र, और चौथा है हमारा उत्तर प्रदेश है हमारा चौथा राज्य, और 5वां है हमारा फिर आंध्र प्रदेश। तेलंगाना राज्य के गठन से पूर्व आंध्र प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का जो चौथा सबसे बड़ा राज्य था। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा छोटा जो राज्य है गोवा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो राजस्थान जो है वो सबसे बड़ा है, लेकिन क्षेत्रफल की बात करें तो गोवा जो है वो सबसे छोटा राज्य है। जिसकी एक इसका फैक्ट और है, जिसकी तटीय जो समुद्र रेखा है, वो गोवा की तटीय जो समुद्र रेखा है वो उसकी बहुत छोटी है, यानी कि बहुत कम है। इसके 2 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे कि गोवा की जो समुद्र से टच है वो बहुत कम है, लेकिन अगर वो क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल में भी हमारा जो गोवा है वो बहुत कम है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य सिक्किम है जनसंख्या की दृष्टि से। अगर हम जनसंख्या की बात करते हैं तो जनसंख्या की दृष्टि से जो हमारा जो गोवा है वो सिक्किम जो है वो सबसे छोटा राज्य है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य लक्षद्वीप है। अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं, बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यदि हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो लक्षद्वीप है वो केंद्र शासित राज्य है, और केंद्र शासित राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से लक्षद्वीप सबसे छोटा राज्य है, जिसकी जो लंबाई है वो 32 किलोमीटर है मात्र। जिसकी लंबाई जो लक्षद्वीप है उसकी जो लंबाई है 32 किलोमीटर है, 32 किलोमीटर है इसकी लंबाई ओनली। अब सबसे ज़्यादा राज्यों से सीमा बनाने वाला भारत का राज्य है उत्तर प्रदेश। जो उत्तर प्रदेश है वो सबसे ज़्यादा राज्यों से सीमा बनाता है, अर्थात सबसे ज़्यादा राज्यों को वो टच करता है। यह भारत के 8 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। अगर राज्य की बात आती है यहाँ पर, राज्यों की, केवल राज्य खुल का आता है कि राज्य की, तो राज्य आएंगे यहाँ पे हमारे 8 राज्यों से वो सीमा बनाता है। और यदि केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाती है तो केंद्र शासित प्रदेश केवल एक है, और केंद्र शासित प्रदेश है कौन सा, हमारा दिल्ली। तो केवल अगर राज्य की बात आती है तो हमारा लगेगा 8, ऑप्शन पे 8 पे लगेगा। और यदि केवल इस चीज़ की बात आती है कि भारत कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से सीमा बनाता है, तो हमारा ऑप्शन बनेगा यहाँ पे 9। तो ये बड़े ही स्टूडेंट जो है जब एग्जाम में बैठते हैं तो गलती करने की संभावना वो बहुत हो जाती है। लेकिन यहाँ पर राज्यों की बात की जाती है तो राज्य 8 हैं जो भारत के राज्यों, जो उत्तर प्रदेश है वो भारत के कितने राज्यों से सीमा बनाता है। फिर है हमारा हिमाचल प्रदेश, जो निम्नवर्त है। जैसे कि ये राज्य कौन कौन से जिनसे हमारा उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है, वो उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार है,
और केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली है, इनके साथ वो सीमा बनाता है। तो लगभग लगभग 9 राज्यों के 8 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। और यदि +1 कर दिया जाए तो एक केंद्र शासित प्रदेश इसमें और ऐड हो जाएगा, तो ये 9 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो जब भी हम क्वेश्चन करें बड़ी सूझबूझ के साथ इस क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे और तभी हम इस पर निशान लगाएंगे। और फिर भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला गुजरात का कच्छ जिला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से गुजरात का सबसे बड़ा कच्छ जिला है। जिले की बात करिए तो गुजरात का कच्छ जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। एवं सबसे छोटा जिला जो है वो पांडिचेरी है। जो पांडिचेरी का जो है माहे जिला है। पांडिचेरी जो है उसका जो है माहे जिला जो है वो सबसे छोटा जिला है। पांडिचेरी का सबसे छोटा जिला है। और अगर हम यहाँ पे बात करें कि भारत के अंदर कितने गांव हैं, तो भारत में लगभग 6,41,000 गांव हैं। क्योंकि ये संख्या देखो, डाटे जो हैं ये चेंज होते रहते हैं। कभी आप देख रहे हो चेंज कैसे हो जाते हैं कि कभी बाढ़ आ गई, कोई गांव तहस नहसी हो गया, उसके कारण ये जो डाटे हैं वो चेंज हो जाते हैं। लेकिन लगभग हमारे भारत के अंदर 6,41,000 गांव मौजूदगी में है। लेकिन ये कभी कभी चेंज हो जाते हैं, मैंने आपको बताया अभी। केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। चंडीगढ़ न केवल केंद्र शासित प्रदेश है बल्कि पंजाब एवं हरियाणा की राजधानी भी है। जो चंडीगढ़ है वो केंद्र शासित प्रदेश तो है ही, लेकिन वो पंजाब और हरियाणा की राजधानी भी केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में है। नई दिल्ली भारत की राष्ट्रीय राजधानी, जो नई दिल्ली है भारत की वो राष्ट्रीय राजधानी है। पूरे देश की राजधानी की बात करेंगे तो हम, वो नई दिल्ली हमारे पूरे भारत की राजधानी है। दादर नगर महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्यों की सीमा पर स्थित है। जो दादर नगर हवेली है, जब आप नक्शा उठा के देखोगे दादर नगर हवेली है, वो महाराष्ट्र और गुजरात की सीमाओं से टच है। वो सीमाओं से वो क्या है, वो टच है। और पांडुचेरी कुल 8 स्थानों पर अवस्थित है। चार पांडुचेरी जो है वो 4 स्थानों पर अवस्थित है, यानी कि 4 स्थानों में बसा हुआ पांडुचेरी जो 3 राज्यों में स्थित है। ये एक ऐसा राज्य, एक पांडुचेरी है, लेकिन 3 राज्यों में इसके हिस्से बसे हुए हैं। जैसे केरल के अंदर इसका एक माहे पांडुचेरी एवं कराईकल तमिलनाडु के अंदर है इसका। और यमन जो है वो इसका आंध्र प्रदेश में है। तो 4 पांडुचेरी 4 स्थानों में बसा हुआ है। तो यदि बात की जाती है कि क्वेश्चन आ जाता है इससे संबंधित कि पांडुचेरी कितने स्थानों में बसा हुआ है, तो पांडुचेरी 4 राज्यों में बसा हुआ है। 4 राज्यों में, जैसे केरल में, तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में है। और नहीं, बसा तो 3 में है, लेकिन उसके 4 जो स्थान है, उसके 4 स्थान है। बसा 3 में है वो, उसके 4 स्थान है। भारत के मुख्य भूमि के अतिरिक्त 2 द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में अंडमान एवं निकोबार द्वीप तथा अरब सागर में लक्षद्वीप हमारे देश के ही भाग हैं। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और अरब सागर में है लक्षद्वीप, लेकिन वे भारत के भाग हैं। आप जब नक्शे को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको दिखाई देगा। अब महत्वपूर्ण तथ्यों की हम बात करेंगे। ये पेपर की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण तथ्य है। 82.5 यामांतर रेखा उत्तर प्रदेश के राज्य के प्रयागराज जिले के नैनी नामक स्थान से होकर गुजरती है। 0 डिग्री यानी कि 0 डिग्री देशांतर रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है वो लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर वो गुजरती है, जहां से पूरे देश का, पूरी दुनिया का टाइम का निर्धारण किया गया है कि कौन सा देश जो है कितने आगे है और कौन सा देश कितने पीछे है। तो वो लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है वो लाइन, या उसको ही माना गया है। पूरे देश की, दुनिया का टाइम उसके माध्यम से निर्धारित किया गया है। भारतीय मानक समय IST 82.5 ग्रीनविच औसत समय GMT ग्रीन मेडियन टाइम, जो है ग्रीनविच मेडियन टाइम से 5.5 घंटे आगे रहता है।
हमारे भारत का समय। साढ़े क्वेश्चन आता है कि भारत का समय लंदन से कितने आगे है, तो 5.5 घंटे आगे है। फिर है झारखंड की राजधानी रांची, कर्क रेखा 23.5 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। इसके अलावा दो अन्य प्रमुख शहर गुजरात की राजधानी गांधीनगर और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल कर्क रेखा के दक्षिण में बिल्कुल समीप स्थित है। कर्क रेखा के दक्षिण में, या दक्षिण की बात की जा रही है, कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है, निचली साइड में। आप नक्शा उठा के देखोगे तो आपको नजर आएगा। ग्रेट निकोबार स्थित इंदिरा पॉइंट को पैगमिलियन के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय महाद्वीप के दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी को कैप ऑफ कोमोरिन कैप ऑफ कोमोरिन भी कहते हैं। भारत का पूर्वोत्तर राज्य, जो हमारा भारत देश है, उसका जो पूर्व का राज्य है त्रिपुरा, बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। कौन सा राज्य हमारे भारत का त्रिपुरा जो राज्य है वो बांग्लादेश में 3 तरफ से घिरा हुआ है, यानी कि तीनों ओर से उसको बांग्लादेश की देश जो उसको घेरे हुए है। श्रीलंका जो है, श्रीलंका भारत से पाक जलडमरू मध्य पथिक होता है। जो पाक का जलडमरू मध्य है वो श्रीलंका, पाक जलडमरू मध्य से पाकिस्तान का नाम नहीं है, यह पाक जलडमरू मध्य उसका नाम है। पाकिस्तान वहां नहीं है, पाकिस्तान तो उत्तर साइड में, अगर उसकी सापेक्ष में बात की जाए तो वो उत्तर में है। समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश श्रीलंका है, जो पाक जलडमरू द्वारा भारतीय भूभाग तमिलनाडु से पथिक होता है। यह बंगाल की खाड़ी को गोल्फ ऑफ मन्नार से जोड़ता है। गोल्फ ऑफ मन्नार, जो हमारा भारत तमिलनाडु से अलग होता है, उसको गोल्फ ऑफ मन्नार अर्थात बंगाल की मन्नार की खाड़ी के नाम से उसको जाना जाता है, जो बांग्लादेश से जो तमिलनाडु से भारत को अलग करता है। इसका नामकरण तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर रॉबर्ट पाक के नाम पर किया गया है। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पाक उसको बोलते हैं पाक ऑफ मन्नार। तो पाक जलडमरू मध्य, जो पाक ऑफ जलडमरू मध्य है, उसको रॉबर्ट पाक के द्वारा 1755-63 के नाम पर उनको रखा गया है। ये मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर रहे थे, कभी 1755 में गवर्नर रहे थे, तो इनके नाम पे ही इसको रॉबर्ट पाक के नाम से उसका नाम, खाड़ी का नाम रखा गया है।